तो हमारा आज का टॉपिक है माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। देखो, ये हम्म। एक्सपेरिमेंट ईथर की एक तरीके से प्रेजेंस के लिए। प्रेजेंस को चेक करने के लिए किया गया था, है ना। मतलब उसको प्रेजेंस को चेक क्या करना। माइकलसन और मोरले का मानना था कि ईथर एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए हम्म। उसको जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ प्रैक्टिकली उसको किसी तरीके से प्रूव कर दे कि हाँ ईथर एग्जिस्ट करता है, उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो मान लेते हैं हम्म। जैसे कि ये सन है, ठीक है, और ये मान लेते हैं अर्थ है। अब हाँ। अर्थ अगर रिवॉल्व करेगी सन के चारों ओर, मान लेते हैं 20 स्पीड से रिवॉल्व कर रही है ना, हम्म। ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब इससे पहले जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हाइजेंस, जिन्होंने ईथर का वो दिया था कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग ईथर ऑल परवेडिंग है। तो मान लेते हैं हम्म। ईथर जो है वो ऑल परवेडिंग है, ठीक है ना, हम्म। ऐसे। हम्म। और ईथर ऑल परवेडिंग है, तो जब इस लाइट ट्रेवल करेगी ईथर में, ठीक है ना, सी हम्म। स्पीड से, तो हम्म। मान लेते हो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। हम्म। अब क्या होगा कि जब अर्थ रिवॉल्व करेगा इस ईथर मीडियम में, ठीक है, तो हम्म। अर्थ का वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों कहीं ना कहीं हम्म। सेम डायरेक्शन में कभी आएंगे और कभी अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, कभी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगे। जैसे इस केस में यहाँ पे देखो, हम्म। बी इस सी से अपोजिट है, इस पॉइंट पे वी और सी एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और हम्म। इस पॉइंट पे वी क्या है, सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम्म। ऐसा इन्होंने मतलब वो किया कि जब बी और सी एक दूसरे के हम्म। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, हम्म। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कुछ और होगी। और हम्म। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ और होगी, यानी कि हम्म। मतलब जो है ईथर, मतलब ईथर की वजह से जो हम्म। स्पीड ऑफ लाइट है वो हम्म। चेंज होनी चाहिए ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ मतलब अर्थ के मोशन की वजह से, अर्थ की जो वेलोसिटी है उसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट में हमको क्या मतलब एक तरीके से चेंज ऑब्जर्व होना चाहिए। और वो कब ऑब्जर्व हम्म। होना चाहिए, जब जो है क्योंकि बी और सी क्या होंगे, एक दूसरे के साथ डायरेक्शन चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये मतलब इसको एज अ कॉन्सेप्ट लेके चले। मतलब हमने क्या किया, जो जो हमारा अपैरेटस होगा अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो उस अपैरेटस में क्या कर रहे हैं, उस अपैरेटस को हमको मोशन कराने की जरूरत नहीं है। वो अपैरेटस हमारा हम्म। अर्थ पे है, अर्थ हमारा मोशन कर ही रहा है, ठीक है। हम्म। तो अर्थ की जो वेलोसिटी है, उसी वेलोसिटी, हम्म। मतलब उसी वेलोसिटी को हम समझो उस अपैरेटस पे मान लेते हैं, ठीक है। हम्म। और उससे हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन, मतलब इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज किया इन्होंने कि ईथर की प्रेजेंस में जब अर्थ रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो अर्थ की वेलोसिटी की वजह से ईथर में जो सी की वेलोसिटी है वो हमें डिफरेंट अपेयर होगी। और डिफरेंट अपेयर होने की वजह से, क्योंकि बी जब सी के परपेंडिकुलर है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हम्म। कुछ और होगा, और जब बी और सी सेम डायरेक्शन में है, तो कुछ और आएगा। इन दो डिफरेंस हम्म। से हम क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे, और हम देखेंगे कि कितना इंटरफेरेंस पैटर्न में शिफ्ट आ रहा है। और अगर वो हम्म। शिफ्ट ऑब्जर्व होता है, तो ये ट्रू हम्म। हो जाता है कि हाँ ईथर जो है और उसमें अर्थ हम्म। ऐसे, मतलब ये मोशन, मतलब यहाँ पे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि ईथर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी इसी को हम लोग यहाँ पे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट का apparatus समझ लेते हैं पहले, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है कि मान लेते हैं ये हमारा एक यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सोर्स, और यहाँ से लाइट चली, है ना, और ये लाइट क्या हो जाएगी, आगे जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्लास स्लैब लगा दिया। ये ग्लास स्लैब ऐसा है कि इसकी जो नीचे की मतलब लोअर सरफेस है, ये पार्शियली सिल्वर्ड है, पार्शियली हम्म। सिल्वर्ड। पार्शियली सिल्वर्ड होने की वजह से क्या करता है ये, यहाँ पे जब लाइट जाती है, तो जैसे ये लाइट गई इसमें, ठीक हम्म। है, तो इस लाइट, ये लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ हिस्सा इसका आगे की ओर ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, इसी बात पे। तो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, आगे दो मिरर लगाए, परपेंडिकुलर जस्ट एक दूसरे के। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और एक मिरर M1 यहाँ लगा है, एक मिरर M2 यहाँ लगा हुआ है, ठीक है।
इन दोनों की लेंथ हम सेम मान ले रहे टी है, ये डिस्टेंस भी डी है और ये डिस्टेंस भी डी है, ठीक है। फिर क्या हुआ, लाइट जब यहाँ से गई तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, ठीक है। अब देखो ये लाइट इधर से इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी और ये लाइट इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। ये दोनों लाइट वापस आके यहाँ पे मिलेंगे और फिर ये नीचे आएगी, ठीक है। और नीचे यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, टेलीस्कोप लगा रखा है, ठीक। तो हमको क्या होगा कि जो इधर से लाइट आ रही है और जो इधर से लाइट आ रही है, इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा और इस टेलीस्कोप से हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन हम्म, एक चीज है इसमें, देखो यहाँ पे जो लाइट मिरर वन में जा रही है उसको देखो, लाइट मिरर हम्म, वन में जो जा रही है तो पहले क्या करती है, वो इस स्लैब में एंटर करती है। मान लेते हैं इस स्लैब की थिकनेस टी है, ठीक है। हम्म, तो इस स्लैब में लाइट जो पहले एंटर करती है तो एक बार वो टी थिकनेस स्लैब में ट्रेवल करती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, टी थिकनेस फिर स्लैब में ट्रेवल करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रिफ्लेक्ट होके आती है और फिर टी थिकनेस ट्रेवल करती है, तब नीचे आती है। तो जो लाइट वन की तरफ जा रही है, ये लाइट 3 टाइम्स ना पास हो रही है हम्म, थ्रू ग्लास स्लैब। ये जो लाइट है ये इस ग्लास स्लैब के थ्रू 3 टाइम्स पास हो रही है। देखो पहले ऐसे गई, ऐसे एंटर करी एक बार, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई 2 बार, फिर ऊपर गई और फिर जब रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो तीसरी बार यहाँ जाएगी, तब यहाँ पे आएगी, ठीक है। जबकि ये जो लाइट जा रही है इधर की ओर, देखो ये ऐसे जा रही है, एक बार ऐसे एंटर करी, फिर इधर चली गई, फिर यहाँ से, फिर यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। यानी इधर जाने हम्म, वाली लाइट क्या कर रही है, वो सिर्फ एक बार इस ग्लास स्लैब से पास हो रही है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस सेम है भी तो भी इस ग्लास स्लैब से इस लाइट का 3 टाइम्स पास होने की वजह से, ठीक है, एक कुछ पर पाथ डिफरेंस। डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। हम्म, उस पाथ डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए हमने क्या किया, इसके ही पैरेलल एक और स्लैब यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। एक और स्लैब हमने यहाँ पे क्या किया, लगा दिया, इसी के जस्ट पैरेलल कह दो, ठीक है। और ये स्लैब और इसका थिकनेस वही टी रखा, ठीक है। तो अब इधर जाने वाली लाइट रे भी देखो, एक बार यहाँ से पास हुई, फिर इधर जाएगी, तो एक बार यहाँ पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर इसी से पास होगी, यानी ये भी 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, सेम उससे पास हो जाएगी। इस तरीके से जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आ रहा होगा इस स्लैब की वजह हम्म, से, वो क्या हो जाएगा, हम्म, इसकी प्रेजेंस से कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो ये हमारा हो गया इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब अमन, हम अगर ये जो ग्लास स्लैब दूसरा वाला है, हम्म। अगर थोड़ा एंगल रखा तो कुछ पार्ट आप रिफ्लेक्ट भी तो होगा, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। देखो ये वाला ऐसा था जिसमें पार्शियली सिल्वर था, तो इसमें मतलब जो है लाइट अंदर जाके रिफ्लेक्ट हो रही थी। कोई भी हम्म, ग्लास स्लैब होता है, कोई भी ग्लास, जैसे मान लो ये कोई ग्लास स्लैब है, तो उसमें जब लाइट पड़ती है तो हमेशा उसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन ये जो पार्शियल हाँ, रिफ्लेक्शन होता है ये सिर्फ 4% हम्म, का होता है, ठीक है। तो हम्म, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम्म, मैंने पार्शियल रिफ्लेक्शन लिया वो इस यहाँ पे सिल्वरिंग की वजह से लिया है, इसीलिए यहाँ पे ये जो पार्शियल सिल्वर है ये 50% लाइट को क्या कर देता है, ऊपर जाने देता है और 50% ट्रांसमिट होने देता है, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। हो रहा होगा, मतलब कुछ लाइट जाहिर सी बात है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक। हम्म, ओके। अब मान लेते हैं कि ये पूरा apparatus जो है वो हम्म, इस डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहा है। ये पूरा apparatus क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। ये वो स्पीड है जो अर्थ की खुद की है, ठीक है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये apparatus पूरा अर्थ पे रखा हुआ है समझो, ठीक है। अब क्योंकि हम्म, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है या अर्थ रोटेट कर रहा है, तो अर्थ के रिवॉल्व करने की वजह से जो स्पीड है वही इस apparatus की स्पीड होगी, तो वो मान लेते हैं v हम्म, है इस डायरेक्शन, ठीक है। हम्म, अब देखो, तो अगर हम अ, मतलब ये थ्योरम लगाएं जीटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो लाइट इस डायरेक्शन में जा रही होगी, हम्म, है ना, क्योंकि लाइट की स्पीड सी है, तो जो इस डायरेक्शन में हम्म, लाइट जा रही होगी सी स्पीड से, ठीक है, हम्म, उसको, क्योंकि जब वो इधर जा रही होगी तो उसकी टोटल स्पीड सी प्लस वी होगी, हम्म। और जब अपोजिट आ रही होगी तो सी माइनस वी होगी। 1 मिनट जरा, एक कॉल आ रहा है, अटेंड कर ले, ठीक ठीक ठीक। ठीक। तो देखो, हाँ हम कहा थे, हम ये कह रहे थे कि हाँ, जो लाइट इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो देखो जब लाइट इस डायरेक्शन में जा रही होगी सी स्पीड से, इस डायरेक्शन में सी स्पीड से जा रही, अच्छा
एपैरेटस भी v स्पीड से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो टाइम लग रहा है, देखो लाइट जाएगी और वापस आएगी, तो जो टाइम लगेगा वो मान लेते हैं t1 है और वापस आने में टाइम t2 है, तो जो टोटल टाइम इस डायरेक्शन में होगा इसको हम नाम दे देते हैं कि ये मिरर m1 है, ये मिरर m2 है, ठीक है ना। तो अगर हम निकालें, ये मान लेते हैं, तो टाइम फॉर m2 है ना, मतलब m2 तक जाना और फिर वापस आना, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ सुन सुन रहा रहे हो, हूँ ठीक वो है। तो म्यूट देखो, यहाँ से जब लाइट इधर जाएगी और फिर वापस आएगी, तो इस टाइम को हम टी एम टू कह दे रहे हैं, मतलब टाइम टेकन फॉर लाइट टू गो टू m2 एंड देन कम बैक, ठीक है। तो टी एम टू, हम्म तो ये टाइम है, देखो जब ये लाइट इधर जाएगी तो इस डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस ट्रेवल करनी है d, ठीक है, डी अपॉन, हम्म अच्छा इस डायरेक्शन में इसकी सी रिलेटिव प्लस स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड हम सी प्लस डिफरेंस वी करके निकालते हैं, तो होगी सी, सी प्लस वी नहीं नहीं सी प्लस वी नहीं होगी, अगर हमने प्लस बोल दिया तो सी माइनस वी। क्यों? क्योंकि देखो जब सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहे होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके आती है ना, और जब समझ अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ऐड हो जाता है, याद है ना भाई। हम्म रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था, v2 माइनस वी1 करके सही था, याद है ना। सही तो है जब सेम डायरेक्शन में सही है होते तो माइनस हो जाता था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते तो दूसरा वाला माइनस में लेने की वजह से प्लस हो जाता था, ठीक है। तो हम्म ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी, अच्छा प्लस, तो इतना तो टाइम लगेगा जाने में, और फिर रिटर्न करने में कितना टाइम लगेगा, तो रिटर्न करने में जो टाइम लगेगा प्लस वो होगा डी अपॉन सी प्लस वी, ठीक है। हम्म इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो जब लाइट इधर जा रही होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो मिरर है, देखो लाइट हम्म इस तरफ अप्रोच कर रही है इसको पहुंचने के लिए, और मिरर भी v स्पीड से आगे बढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो ज्यादा हाँ टाइम लगेगा लाइट को m तक पहुंचने में, और जब लाइट वापस आ रही होगी, ठीक है, तो क्योंकि ये अपैरेटस आगे जा रहा है और लाइट इधर आ रही है, तो देखो ये जल्दी करीब पहुंच जाएगा ना। हम्म तो उस हिसाब से भी सोचे तो यही फॉर्मूला बनना चाहिए, तो टी एम टू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टी कॉमन, है ना, और ये सॉल्व करके आएगा, देखो एलसीएम लेने पे ये सी प्लस वी आ जाएगा, हम्म प्लस सी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो वी कट जाएगा, तो टाइम फॉर एम टू जो आएगा वो आएगा टू डी सी, ठीक है ना, मतलब सी टू डी सी हो गया, और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऊपर ले लेते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर -1 हो जाएगा। इसमें भी क्या हम्म कर लेते हैं, टी एम टू इक्वल टू टू डी सी, और सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो जब सी स्क्वायर बाहर निकालेंगे, तो क्योंकि सी की हम्म पावर सी स्क्वायर बाहर आएगा और यहाँ -1 है तो नीचे सी स्क्वायर आ जाएगा, ये बात समझ आ रही है। हम्म और ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की होल पावर -1, ठीक है। अब v जो है वो c से काफी कम होगा यहाँ पे, क्योंकि अर्थ की स्पीड जो भी है अराउंड द सन, या अगर ये apparatus मूव भी कर रहा हो तो भी इसकी जो स्पीड होगी वो और स्पीड ऑफ लाइट कंपैरिजन में बहुत कम होगी, तो ये फैक्टर हम कह सकते हैं कि 1 से बहुत कम है, इसलिए इसको हम बाइनोमियली एक्सपैंड कर देते हैं, तो एक्सपैंडिंग बाइनोमियली, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन तभी लगेगा, मतलब बाइनोमियल हम्म एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे उसके बाद के टर्म छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, तो वो तभी हम लीव कर सकते हैं जब ये टर्म 1 से छोटा हो, इसीलिए मैंने सी स्क्वायर कॉमन लिया ताकि ये टर्म 1 से छोटा हो सके। तो हम्म एक्सपैंडिंग बाइनोमियली, अगर हम इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करें तो हमें मिलेगा टी एम टू इज इक्वल टू टू डी बाई सी, और 1, देखो बाइनोमियल फॉर्मूला होता था 1 प्लस, अगर किसी को याद हो तो ठीक है, नहीं तो ये है 1 प्लस एक्स की पावर एन का होता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। तो जब 1, हम्म अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आता था, तो 1 माइनस एन की वैल्यू है -1, और एक्स की जगह है वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो जो टी एम टू आएगा वो आएगा टू डी सी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा टी एम टू कितना हो जाएगा, टू डी सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई सी क्यू, ठीक है। इसे हम्म इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब इस जगह को मिटाते हैं, ये टाइम यहाँ लिख लेते हैं और इसको मिटा देते हैं, बचे हुए हिस्से को लिख लो फिर बताओ। तो ये जो टाइम आया, ये लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाके फिर वापस आने में लगा, इतना टाइम, ये टाइम हमने यहाँ पे लिख लिया, इस पार्ट को हम मिटा दे रहे, ओके। हम्म
अब हम निकालेंगे टी एम वन, है ना, ये पार्ट मैंने लिख लिया। अब टी एम वन निकालेंगे। टी एम वन का मतलब लाइट जो ऊपर गई और फिर नीचे आई, इसमें कितना टाइम लगा, ठीक है, उसको हमने टी एम वन कहा है मिरर एम वन के लिए। तो देखो इसमें क्या हो रहा होगा कि हम्म ये पैटर्न तो आगे की ओर मूव कर रहा है ना, तो कुछ ऐसा होगा कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे स्लैब्स हैं एस वन एंड एस टू, इसको नाम दे देते हैं एस वन, इसको नाम दे देते हैं एस टू। तो देखो पहले एस वन यहाँ पे था, ठीक है, और एस टू यहाँ पे था, ठीक है, या ऐसे सोचो, एस वन एस टू नहीं नाम दे देते, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, ठीक। तो पहले ए और बी, ये दो पॉइंट थे, ठीक है। लेकिन जब लाइट यहाँ ए से चली होगी और हम्म स्टार्टिंग में मिरर एम वन यहाँ पे था हमारे पास, हम्म ठीक। लेकिन जब लाइट ए मतलब एम वन की तरफ चली होगी, लेकिन ये एम वन रेस्ट पे थोड़ी ना है, क्योंकि ये पूरा अपैरेटस मूव कर रहा है, तो ये एम वन भी तो बी स्पीड से आगे की ओर जा रहा होगा, हम्म ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो पॉइंट है ए, ये शिफ्ट हो गया होगा आगे की ओर, मतलब लेटर ये पॉइंट शिफ्ट हो गया होगा, ए यहाँ पे आ गया होगा ए डैश पे, ठीक है, हम्म और बी आगे चला गया होगा बी डैश पे, हम्म और एम वन जो है मिरर वो आगे आ गया होगा यहाँ कहीं, हम्म ठीक। तो जो लाइट ए से चली थी वो इस एम वन पे मतलब एम वन पे ही रीच होगी, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसे रीच होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर हाँ, कंपोनेंट था। और ऐसे रीच होगी, और इसकी इस देखो जिस डायरेक्शन में लाइट चलती है उस डायरेक्शन में उसकी स्पीड सी होती है, तो ये स्पीड इस डायरेक्शन में सी होगी होगी। और फिर हम्म जब रीच होके वापस आएगी तो एक्चुअल में यहाँ पे मतलब इसी बी पे आएगी, लेकिन वो बी आगे बढ़ चुका होगा, हम्म यहाँ पे वापस आएगी, ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन तो ये इस डायरेक्शन में लाइट जाएगी और इस डायरेक्शन में वापस आएगी। अच्छा, इस डायरेक्शन में जो शिफ्ट आया है वो ये हम्म डायरेक्शन में जो स्पीड आई है वो वी की, ये शिफ्ट वी की हम्म वजह से आया, तो यानी इस डायरेक्शन में वी स्पीड होगी होगी। हम्म अब हमारे पास देखो, या तो हम इसका टाइम निकालने के लिए या तो हम ये डिस्टेंस लें, देखो हमको हम्म ये टाइम निकालना है कि इस लाइट को ए से, और अच्छा एक चीज और है, ये बी पे वापस नहीं आई है, ये वापस ए डैश पे ही आई है, मतलब ए आगे शिफ्ट हो जा रहा है, एक्चुअल में ये ये ए डैश पे ही वापस आई है ना, क्योंकि ए से गई हम्म और फिर वापस इसी पे आ रही है ना, बी पे थोड़े ना जा रही है, तो ए से ए डैश हम्म पे ही वापस आ रही है, ठीक है। तो हाँ, तो ए से ए डैश पे ही वापस आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि जब या तो हमें ये पता हो कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई और उस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करें तो टाइम पता चलेगा, ठीक है। एक हम्म ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल डी है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इस डी के अलोंग स्पीड क्या है, तो हम डायरेक्ट टाइम निकाल सकते हैं। तो अगर क्योंकि इस डायरेक्शन में स्पीड सी है और इस डायरेक्शन में भी है, तो तुम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो कि ये जो स्पीड आएगी वो आएगी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आएगी। कौन सी स्पीड निकालने देखो में? इस डायरेक्शन में स्पीड वी है, हम्म इस डायरेक्शन में स्पीड सी है, तो जो इस हम्म डायरेक्शन में स्पीड आएगी इस डायरेक्शन में, हाँ ठीक, वो क्या अंडर आएगी रूट सी अंडर रूट स्क्वायर सी में। स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और सेम रिटर्न के लिए भी यही स्पीड आएगी, हम्म ठीक है। तो टी एम वन हम कह सकते हैं कि ओवरऑल देखो डी डिस्प्लेसमेंट ऊपर गई लाइट और डी डिस्प्लेसमेंट ही वापस आई, तो टू डी हम्म बाई, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी अंडर रूट सी स्क्वायर बाई माइनस वी स्क्वायर, ठीक। हम्म तो इसको हम सॉल्व कर ले तो टी एम टू आ जाएगा, तो टी एम टू जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, टी एम टू जो आएगा वो आएगा टू डी बाहर, और इसको हम लिख सकते हैं, देखो सी स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन लेके, तो बाहर आएगा केवल सी, क्यों, क्योंकि इस पे रूट है, तो सी स्क्वायर बाहर आएगा रूट सी बन जाएगा, और ये बन जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की होल पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है, नीचे जाके ऊपर। अब इसको फिर बाइनोमियली खोल देते हैं जैसे ऊपर किया था, तो टी एम टू जो आ जाएगा वो टू डी बाई सी वन प्लस वी स्क्वायर बाई टू सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो कि सॉल्व करके टी एम टू हो जाएगा टू डी, एलसीएम ले लेते हैं तो डी बाई, देखो यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं तो टू सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और डिवाइड बाई टू सी स्क्वायर इंटू सी, सी क्यूब हो जाएगा, टू सी क्यूब टू टू काट देंगे तो केवल सी क्यूब, ठीक है। ये हमारा टी एम टू हो गया। अब देखो ये दोनों टाइम में डिफरेंस है, इधर से जो लाइट
जाके वापस आ रही है उसमें जो टाइम लग रहा है ये अलग है, और इधर से जो लाइट वापस जाके आ रही है उसमें टाइम जो लग रहा है वो अलग है। और जबकि डिस्टेंस सेम है, टाइम लेकिन अलग हम्म अलग है। तो टाइम अलग अलग होने की वजह से टाइम में डिफरेंस क्रिएट होगा, और टाइम में जब डिफरेंस क्रिएट होगा तो पाथ में डिफरेंस क्रिएट होगा। और पाथ हम्म डिफरेंस की वजह से यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, फ्रिंज में शिफ्ट दिखेगा, उसी शिफ्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। हम्म ठीक, तो आगे हम इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है। तो ये जो टाइम आया, हमने जल्दी में TM2 लिख दिया, ये एक्चुअल में TM1 था, तो ये TM1 था। ठीक है। तो हमारा TM1 आ गया, इस TM1 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा TM1 आया T/c³ 2c² + v²। ठीक है, इस पार्ट को मिटा देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का टाइम डिफरेंस निकाल लें, मतलब यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, यहाँ डेल्टा टी निकाल रहे हैं। तो डेल्टा टी जो होगा वो TM2 - TM1 होगा। ठीक, तो डेल्टा टी हो जाएगा, TM2 कितना है, 2d/c³ -t/c³, 2c, अच्छा एक ये रह गया जल्दी में, 2d/c³ ब्रैकेट में c² + v² माइनस t/c³, 2c² + v²। ठीक है ना। तो डेल्टा टी इक्वल टू, देखो d/c³ दोनों में कॉमन है, 2c² का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2c² + 2v² माइनस 2c² माइनस 2v²। तो ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे केवल v² है, तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा, 2v² में v² जाएगा, तो डेल्टा टी आ जाएगा d/e²/c³। ठीक है ना, बोलो। अच्छा, ये आ गया पार्ट डिफरेंस। अब हम क्या करें, अगर हम इस पूरे सेटअप को 90 डिग्री से रोटेट कर दें, ठीक है, अगर हम पूरे सेटअप को 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो क्या होगा, जो मिरर M2 है वो M1 की पोजीशन पे चला जाएगा, और जो M1 है वो M2 की पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। तो जो इफेक्टिव टाइम डिफरेंस होगा वो हो जाएगा डेल्टा टी इफेक्टिव जो हो जाएगा, या डेल्टा टी डैश जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स डेल्टा टी हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2dv²/c³। क्लियर है, बोलो। अच्छा, अब ये रोटेट क्यों कर रहे हैं, रोटेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो जो ये डिफरेंस आया है, टाइम डिफरेंस, ये बहुत कम है। देखो c³ है नीचे, v² है, तो एक तो ये बहुत कम है। दूसरी चीज ये है कि रोटेट करने से थोड़ा फेज शिफ्ट ज्यादा हो जाएगा, पहला तो एक रीजन ये। दूसरा रीजन ये है कि हमें स्पेसिफिकली नहीं मालूम है कि ईथर की वजह से मतलब जो है, जो चेंज है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है ना। तो जैसे अभी हमने सबसे पहले जो डायग्राम बनाया था ना, उसमें हमने ईथर को ऐसे माना था, लेकिन वो ईथर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है। हम्म तो हमने क्या किया है, ये जो सेटअप है ये ऐसे बनाया है कि ये लगातार धीरे धीरे रोटेट होता रहे। तो अगर ये रोटेट होता रहेगा तो क्या होगा कि ये जो मतलब हम मान रहे हैं कि डी और मतलब सी और वी कभी पैरेलल डायरेक्शन में है और कभी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वो दोनों चीजें आ जाए, उसमें इनकलकेट हो जाए। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। क्योंकि देखो हमारा जो पूरा सेटअप है वो हमारा अर्थ पे रखा हुआ है, मूव तो कर नहीं रहा है। ठीक है, अब अर्थ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये तो हमको एग्जैक्टली वहां पे पता भी होगा, लेकिन सोचना भी पड़ेगा। तो ये जो v है ये c के पैरेलल, देखो यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया है कि v और c इधर पैरेलल है, यहाँ परपेंडिकुलर है। लेकिन जब हमारा पूरा एपेटस कहीं रखा होगा और अर्थ के मोशन से हमको ये सोचना होगा कि ये v और c एक दूसरे के पैरेलल या परपेंडिकुलर हो रहे या नहीं हो रहे। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस पूरे सेटअप को एक मरकरी पे मतलब मरकरी पे एक स्लैब को तैरा के और उसके ऊपर इसको रखा, ताकि इसमें कोई जर्क महसूस ना हो और ये धीरे धीरे रोटेट कराया, ताकि इसमें कोई भी तरीके का मैकेनिकल स्ट्रेन ना आए। ठीक है। और रोटेट करने से कोई ना कोई केस तो ऐसा होगा जब वी और सी पैरेलल और परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। तो उस तो इसलिए इसको लगातार क्या करते हैं, धीरे धीरे रोटेशन भी देते हैं, मतलब इसमें एक रोटेशन भी डाल देते हैं, ये पूरा अपैरेटस धीरे धीरे रोटेट करता रहता है। ठीक है।
तो जब रोटेट करेगा तो m1 और m2 की पोजीशन चेंज होंगी, उसकी वजह से जो इफेक्टिव टाइम डिफरेंस आएगा वो 2dv² by c³ होगा। ठीक है, अब ये हमारा इफेक्टिव टाइम डिफरेंस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम डिफरेंस पता चल गया, अब हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, तो अब हम इस सेपरेटर्स को मिटा देते हैं। तो जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, वो आ रहा है डेल्टा टी इंटू सी, यानी कि 2d v² by c², ये हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अब अगर n फ्रिंजेस शिफ्ट होती हैं, है ना, देन, है ना, मान लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट में अगर n फ्रिंजेस शिफ्ट होती हैं, तो जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए n लैम्डा के बराबर, यानी 2dv²by c² जो होना चाहिए वो n लैम्डा पे होना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ से क्या होगा, हमारा n पता चल जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2dv²by c² इंटू l, सॉरी, इंटू लैम्डा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ये इन्होंने कैलकुलेट किया कि कितनी फ्रिंजेस में शिफ्ट आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो शिफ्ट एक्सपेक्ट किया था, इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। तो इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था अर्थ के रोटेशन, अर्थ की वेलोसिटी वगैरह लेके, इन्होंने एक्सपेक्ट किया था 0.4 का, ठीक है ना, कि 0.4 फ्रिंजेस में शिफ्ट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये शिफ्ट इनको ऑब्जर्व नहीं हुआ, जबकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा प्रिसाइसली किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस, देखो हमने पहले ही बताया कि इसमें जो शिफ्ट आएगा वो बहुत कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे स्पीड ऑफ लाइट है c², जो कि इतना ही बड़ा है खुद ही। ठीक है, तो ये शिफ्ट बहुत कम आएगा। इस शिफ्ट को इन्होंने क्या किया, इस शिफ्ट को कैसे मेजर करें, मतलब इसको पहले तो इसको इतना इफेक्टिव बनाए कि ये मेजर हो सके। तो इन्होंने क्या किया, ये जो डी है, जो कि मिरर और मतलब जो इंटरफेरोमीटर था हमारा, उसमें जो डी डिस्टेंस थी, उसको इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा लार्ज किया। कितना लार्ज किया, इसमें बुक में लिखा हुआ है कम से कम 11 मीटर तक, सॉरी, बनाया। कितना बनाया, इन्होंने कोशिश करके डी को 11 मीटर किया। कैसे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं कि मिरर को 11 मीटर दूर रखा होगा, मल्टीपल मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू इन्होंने डी को 11 मीटर तक कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने इसको कैलकुलेशन को किया। ठीक है, और उसके बाद जो इनका शिफ्ट आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, वो 0.4 था, लेकिन वो शिफ्ट इनको ऑब्जर्व नहीं हुआ अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता था कि ईथर मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ईथर का जो इफेक्ट लेके हमने इसमें शिफ्ट का फॉर्मूला डेराइव किया, उसके अकॉर्डिंग अगर ईथर होता तो ये शिफ्ट नजर आता, लेकिन ये शिफ्ट नजर नहीं आ रहा, यानी ईथर एक्सपेक्टेड एग्जिस्ट नहीं डिफरेंस करता है। 0.4 होना चाहिए था ना। हाँ, 0.4 था। ठीक है, लेकिन ये शिफ्ट इनको दिखा नहीं इसमें। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी चीज ये कि इन्होंने, लेकिन इनको जो है ईथर थ्योरी पे बहुत ज्यादा एक तरीके से कह दो बिलीव था कि ईथर एग्जिस्ट करना ही करना चाहिए, क्योंकि देखो हाइजेंस ने ईथर का कॉन्सेप्ट दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि हाइजेंस के टाइम तक सिर्फ मैकेनिकल वेव्स ही एग्जिस्ट करती थी, और मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो हाइजेंस ने एक मीडियम माना था, ल्यूमिनिफेरस ईथर, जिसपे लाइट ट्रेवल करती है। और क्योंकि लाइट का जो वेव नेचर है, हाइजेंस ने बताया था कि लाइट में वेव नेचर है, और वो लाइट का जो वेव नेचर है उससे कई सारी चीजें प्रूव हो रही थी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब वेव नेचर से प्रूव हो रहा था। तो इसका मतलब था कि लाइट वेव है, और अगर लाइट वेव है और उस टाइम तक सिर्फ मैकेनिकल वेव ही खोजी गई थी, तो ये क्लियर था कि कोई ना कोई मीडियम में लाइट को ट्रेवल करना चाहिए। तो ईथर के एग्जिस्टेंस पे इनको पूरा यकीन था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद भी इन्होंने ईथर ड्रैग इफेक्ट थ्योरी दी। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, ईथर ड्रैग इफेक्ट थ्योरी। माइकलसन और मोल्डे ने एक थ्योरी दी, ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस या ईथर ड्रैग इफेक्ट। इन्होंने कहा कि जब अर्थ रोटेट करता है, ठीक है, तो उसके आसपास का जो ईथर है, जैसे हमने क्या दिखाया था, ईथर ऐसे दिखाया था डायग्राम में पीछे। इन्होंने क्या कहा कि जब अर्थ रोटेट करता है तो उसके आसपास का ईथर भी उसके साथ रोटेट करने लगता है। ठीक है ना, तो जब उसके आसपास का ईथर भी उसके साथ रोटेट करने लगता है, ठीक है, तो जो सी और वी में जो हम वो देख रहे हैं ना चेंज, वो नहीं आता, क्योंकि ईथर की और उसकी डायरेक्शन सेम हो जाती है। भाई देखो, जब
हमने क्या बताया था सबसे पहले ही डायग्राम में बताया था कि कभी सी बी के परपेंडिकुलर हो रहा है और कभी सी बी के पैरेलल हो रहा है। जिस सी और बी के पैरेलल और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये टाइम शिफ्ट आ रहा था। जब इन्होंने ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस दे दी तो ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ईथर जो है वो अर्थ के साथ ड्रैग हो रहा है। अब अगर ईथर अर्थ के साथ ड्रैग होगा, ठीक है, तो सी और बी में जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर वाला केस नहीं आएगा जो ऊपर की ओर जा रहा है। तो उसकी वजह से टाइम डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और जब टाइम डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो शिफ्ट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो जो कि आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव रिजल्ट आते हुए भी ईथर ड्रैग थ्योरी को अपने मतलब सामने प्रपोज कर दिया कि इसकी वजह से ये नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है और हम इसको खोज नहीं पा रहे। मतलब ये कहना ये चाह रहे थे कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कभी इन फ्यूचर जाके मतलब स्पेस में कहीं हो जहाँ पे अर्थ से दूर है ना, और वहाँ ईथर ड्रैग इफेक्ट काम ना कर रहा हो, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, ओके। इसीलिए इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे और डेप्थ पे हर जगह ट्राई किया, ताकि जो है जो ईथर ड्रैग इफेक्ट जो उन्होंने खुद दिया उसको भी क्लियर कर सके कि ये होता है या नहीं होता। लेकिन अब जब रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने ईथर ड्रैग इफेक्ट को ही ट्रू मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो मतलब ये जो ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, ये जीआईसी के मेंस एग्जाम में पूछा गया था, और एक मतलब पूरा डेरिवेशन पूछा गया था, साथ ही में एक न्यूमेरिकल दिया गया था इस पे बेस्ड करके कि अगर डी इतना हो वी इतना हो तो एन शिफ्ट कितना आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा और हाँ नहीं, मतलब पहले एक्चुअल में डेरिवेशन था ही, क्योंकि मेंस के पेपर लिखित था ना, तो उसमें डेरिवेशन करना ही था। हाँ वही ठीक है, कह रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो था वो इस पे न्यूमेरिकल था, तो अगर जैसे मान लो डेरिवेशन तुमको नहीं अच्छा याद आ मान रहा लो था, किसी को डेरिवेशन नहीं आ रहा तो न्यूमेरिकल तो कर ही हाँ सकता है। न्यूमेरिकल कर सकता था, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइम डायलेशन। ठीक है, टाइम डायलेशन क्या है, तो देखो मान लेते हैं एक एस डैश फ्रेम है, वो बी स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, और एक एस फ्रेम है जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, अब ये जो एस डैश फ्रेम है इसमें अगर कोई पर्सन है, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई पर्सन है और उसके पास कोई क्लॉक है। ठीक है, अब उस क्लॉक में देखो ये क्लॉक इस पर्सन के साथ मूव कर रही है। ठीक है, हाँ तो क्योंकि इस अगर हम ये पूछें कि इसकी जो पोजीशन है, मतलब एस डैश के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है क्या वो चेंज हो रही है, हाँ। नहीं चेंज, नहीं समझे आप। देखो जब ये अच्छा फ्रेम ही पूरा मूव कर रहा हाँ, है, ठीक ठीक। क्योंकि एस डैश फ्रेम पूरा मूव कर रहा है। ठीक है, हाँ तो हाँ यहाँ पे समझ जो गया। पर्सन है जिसके पास ये क्लॉक है, ठीक है ना, वो हाँ क्लॉक उसके हाथ में है समझो, तो क्या उसके मतलब इस एस डैश के लिए इस क्लॉक का पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं 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 हो रहा है। जबकि इस रेस्ट में जो इंसान है उसके लिए इसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा चेंज ना। हो रहा है। तो देखो, तो होता ये है कि जैसे हम कहते हैं एक टाइम होता है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर टाइम। ठीक है ना, हाँ तो प्रॉपर टाइम का मतलब वो टाइम होता है जैसे कहते हैं कि प्रॉपर टाइम इज द टाइम ऑब्जर्व बाय द पर्सन हु इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्लॉक। ठीक है ना, ठीक। देखो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, रेस्ट वर्ड यूज करके ये सोचते हैं कि जो इंसान रेस्ट में है उसके लिए जो टाइम है वो प्रॉपर टाइम है, तो वो सोचते हैं कि एस के लिए प्रॉपर टाइम। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं नहीं है। नहीं जिसके लिए क्लॉक रेस्ट पे है, उसके लिए जो टाइम होगा वो टाइम प्रॉपर टाइम कहलाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि एस डैश मूव कर रहा है, ठीक है, और अगर एस डैश के पास कोई क्लॉक है तो उसके लिए जो टाइम डिफरेंस वो महसूस करेगा, डेल्टा टी। ठीक है ना, डेल्टा टी डैश, वो जो टाइम डिफरेंस महसूस करेगा डेल्टा टी डैश, वही टाइम हमारा प्रॉपर टाइम कहलाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर टाइम। ठीक है, और अब ये जो टाइम महसूस करेगा इस टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे कि ये डेल्टा टी कितना महसूस करेगा। मतलब ये जो एस डैश यानी कि जो मूविंग फ्रेम में पर्सन है उसके लिए जो टाइम पीरियड इलैप्स हुआ है, जो टाइम इलैप्स हुआ है वो टाइम, ठीक है, वो इसके लिए कितना इलैप्स माना जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो हमारा जो टाइम मतलब जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन था वो टाइम के लिए क्या था, एक था टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई
सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर था। और इनवर्स क्या था, इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये तो ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन था। और इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, ILT, वो था टी इक्वल टू टी डैश माइनस प्लस एक्स डैश बी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर था। बोलो अब देखो यहाँ पे डेल्टा टी डैश मुझे कैलकुलेट करना है। डेल्टा टी डैश का मतलब है टाइम डिफरेंस। जैसे ऐसे सोचो, ये अपनी क्लॉक में देख रहा है ना, तो टाइम पीरियड जो होगा वो जैसे मान लेते हैं कभी बजा 1 और थोड़ी देर बाद 5 मिनट और हो गए तो 1 बज के 5 मिनट हो गए, तो कितना टाइम डिफरेंस हुआ, 5 मिनट का। तो वो जो 5 मिनट है वही हमारा क्या है, टाइम इलैप्स्ड है, टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब उसने अपने, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लेते हैं 2 इवेंट्स हो रही हैं, यहाँ पे कोई इवेंट हो रही है, तो जब इवेंट 1 हो रही है तब भी यहीं पे हो रही है, और जब इवेंट 2 हो रही है तब भी यहीं पे हो रही है। तो क्या इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए जो एस डैश पे, उसके लिए जो 2 इवेंट डिफरेंट टाइम पे हो रही है, क्या उसके लिए ये 2 इवेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हो रही है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये घड़ी इसके ही आसपास सामने, या 2 इवेंट जो हो रही है वो इसी के फ्रेम में हो रही है ना, तो इसके लिए पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स डैश अगर हम पूछें तो वो क्या है, 0 है, ठीक है। देखो जब हम ये कह रहे हैं प्रॉपर टाइम का मतलब क्या है, ये वो टाइम है या वो टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक है जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। तो क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये क्लॉक रेस्ट पे है, इसलिए उस ऑब्जर्वर के लिए जो पोजीशन में चेंज आएगा वो 0 होगा, ठीक है। तो अगर हमने ये मान रखा है कि ये मूविंग फ्रेम में ऑब्जर्वर है, मूव कर रहा है, और क्योंकि ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए जो टाइम इलैप्स्ड है वो टाइम को हम प्रॉपर टाइम करें। क्यों? क्योंकि जब ये मूव कर रहा है तो इसके हाथ में वो क्लॉक है, जिस और उसी क्लॉक में ये टाइम देख रहा है। तो भले ये पूरा फ्रेम मूव कर रहा है, लेकिन इस फ्रेम में जो पर्सन है और जो क्लॉक है उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसको हम प्रॉपर टाइम कर रहे हैं, और इसके लिए जो डेल्टा एक्स डैश होगा वो 0 होगा, जबकि इसके लिए ये डेल्टा एक्स 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब 1 बजा होगा इसमें तो डिस्टेंस एक्स कुछ और होगी, और जब 1 बज के 5 मिनट हो गया तो ये आगे चला गया होगा ना, तो डेल्टा एक्स कुछ और होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 नहीं है, एस के लिए डेल्टा एक्स 0 नहीं है, लेकिन एस डैश के लिए डेल्टा एक्स क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू होना चाहिए डेल्टा टी डैश प्लस डेल्टा एक्स डैश बी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्योंकि पूरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम के लिए है, इसीलिए v हमारा कांस्टेंट है, ठीक। अब देखो फॉर प्रॉपर टाइम, अगर हम प्रॉपर टाइम के लिए बात करें तो प्रॉपर टाइम के केस में डेल्टा टी डैश को हम प्रॉपर टाइम टाउ कह रहे हैं। उस केस के लिए प्रॉपर टाइम कैलकुलेशन के लिए हमें डेल्टा एक्स डैश को 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, जबकि डेल्टा एक्स 0 नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में रख दो, तो डेल्टा टी जो आएगा इक्वल टू हो जाएगा टी डैश की जगह टाउ आ जाएगा, और ये पार्ट 0 हो जाएगा, टाउ अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है। हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन क्यों लिखी, और यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 नहीं है, इसका कोई यूज नहीं था, लेकिन हमने क्यों बताया, क्योंकि हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर रहे हैं। इसको अगर यूज करते तो डेल्टा एक्स आ जाता, ठीक है, लेकिन डेल्टा एक्स 0 नहीं है, तो हम डेल्टा एक्स 0 ना रख पाते, तो यहाँ पे 0 ना रख पाते, तो हमें पहले ये सोचना पड़ता है कि डेल्टा एक्स क्या है, इसलिए ये इक्वेशन से टाइम डायलेशन वाला फॉर्मूला ना बन पाता, ठीक है। इसीलिए हमने इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से टाइम डायलेशन निकाला। क्लियर है? तो इन शॉर्ट इस बात को हम फिर से समझ लेते हैं कि प्रॉपर टाइम वो टाइम होगा जब क्लॉक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट होगी। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर टाइम वो टाइम होगा जिसमें क्लॉक एक गिवन पोजीशन पे ही रहेगी, उसकी पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए। तो जिस फ्रेम में उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है वही उसका प्रॉपर टाइम है। यहाँ पे ऑब्जर्वर खुद मूविंग है, तो मूविंग फ्रेम ही उसका प्रॉपर टाइम होगा, क्योंकि मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस क्लॉक की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, डेल्टा एक्स डैश 0 है। जबकि रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस क्लॉक की पोजीशन चेंज हो रही है और डेल्टा एक्स 0 नहीं है, इसीलिए रेस्ट फ्रेम में इस टाइम को प्रॉपर टाइम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? ओके, तो ये फॉर्मूला आया। अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू होती है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू 1 से कम होती है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है? 1 से
कम होती है, और ये वैल्यू 1 से कम होने की वजह से, इस वैल्यू का 1 से कम होने की वजह से ही यहाँ पे टाइम में क्या आ जाता है, डायलेशन आ जाता है। मतलब जो टाइम यहाँ पे मान लेते हैं 8 सेकंड है, वो हो सकता है यहाँ पे 10 सेकंड हो, या मतलब जो टाइम कम हो ये जाता है। ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, जैसे उसकी घड़ी में जब 5 मिनट हुए होंगे, तो इसके लिए वो 5 मिनट कुछ और हुआ होगा, 8 मिनट 10 मिनट, डिपेंडिंग इसकी स्पीड क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो टाइम है, मतलब क्या होता है कि जो मूविंग क्लॉक्स हैं उनका जो टाइम होता है वो रेस्ट में डायलेट ऑब्जर्व होता है, ऐसा लगता है कि वो स्लो चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब हम इस पे बेस्ड एक वो है पैराडॉक्स, ट्विन पैराडॉक्स, उसकी बात कर लेते हैं। चलो अब बात करते हैं ट्विन पैराडॉक्स। देखो पैराडॉक्स क्या है। पैराडॉक्स ये है कि जैसे मान लेते हैं कोई अर्थ पे एक पर्सन है ए, ठीक है ना, वो पर्सन और ए और बी दो पर्सन है, दोनों लोगों की एज सेम है, ठीक है ना। और मान लेते हैं बी क्या करता है, बी किसी रॉकेट में बैठ के, ठीक है ना, बी किसी रॉकेट में बैठ के दूर चला जाता है, मान लेते हैं कोई डिस्टेंस प्लानेट पे चला जाता है, कोई दूसरे प्लानेट पे जाता है, किसी प्लानेट पे जाता है, और वहां पर रुकता नहीं है, जाता है, ठीक है ना, और फिर वापस आ जाता है, ठीक है। तो जब वो बी ए पे आएगा वापस, ठीक है, तो बी क्योंकि मोशन में रहा, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन यंग होगा, मतलब क्योंकि दोनों की एज सेम थी, ठीक है, दोनों की एज क्या थी, सेम थी, तो यंग कौन होगा, ए या बी, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका इन शॉर्ट आंसर लोग ऐसे दे देते हैं कि देखो, जब बी क्योंकि मूव करके गया, मूव करके आया, तो इसके लिए जो टाइम फ्लो हुआ होगा वो स्लो हुआ होगा और इसके लिए फास्ट हुआ होगा, है ना। यानी इसके लिए अगर ऐसे सोचो, अगर इसके लिए 1 साल बीते, बी के लिए अगर 1 साल बीते, तो हो सकता है ए के लिए 2 साल 10 साल ऐसे बीत सकते हैं, डिपेंडिंग की इसकी स्पीड क्या थी, बोलो, ठीक है, क्योंकि ये वाली क्लॉक और इस वाली क्लॉक में इसका टाइम ज्यादा आता है ना, ठीक है। तो अगर इसके लिए 1 साल बीता होगा तो हो सकता है इसके लिए क्या हुआ हो, 10 साल बीत गए हो या 2 साल बीत गए हो। तो जब ये वापस आएगा तो इसकी बायोलॉजिकली इसकी जो एज होगी वो इससे क्या होगी, कम होगी, है ना। बी यंगर होगा और ए क्या होगा, बूढ़ा बूढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसको उससे करते हैं पहले, कैसे, कैलकुलेशन के थ्रू, ठीक। तो थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं ले रहे, छोटा ही ले रहे। मान लेते हैं कि ये जो टी, ये जो इसमें बैठा हुआ पर्सन है, ठीक है ना, ये जो मूव करके जाता है, ये जब जाता है यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, तो इसको इसने 5 इयर्स ट्रेवल किए, इसके लिए टाइम कितना हुआ, 5 इयर्स, ठीक है ना। बी के लिए कितना टाइम हुआ, 5 इयर्स, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, तो फॉर बी इन मोशन, बी क्योंकि मोशन में है ना, और टाइम फॉर बी जो है, ठीक है, वो 5 ईयर है, मतलब जो मूव करके गया यहां तक जाने में 5 ईयर लगा और 5 ईयर इसको वापस आने में लगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम मान लेते हैं जाने में कितना टाइम लगा, 5 ईयर, और आने में भी 5 ईयर लगा होगा, तो टोटल इसको टाइम लगा 10 ईयर, मतलब मान लो रोटेट करके 10 ईयर लगा, ठीक है। तो 5 ईयर जाने में लगा, 5 ईयर आने में लगा, तो क्या कैलकुलेशन आएगा, तो टीवी अगर हम 5 ईयर मान के चलें तो ये रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, ये जो टीवी है क्योंकि ये मोशन में, और इसके लिए जो टाइम होगा वही क्या होगा, हमारा प्रॉपर टाइम, यहाँ पे टाउ लिख भी दिया है, यानी ये हमारा टाउ है। तो जो तो डेल्टा टी होगा, 10 years होगा कि 5 years होगा? हाँ हाँ 10 ईयर, मतलब 5 जाने में लगा 5 आने में, तो टोटल 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो 10, तो डेल्टा टी जो आएगा ये टाइम फॉर बी हो जाएगा, सॉरी टाइम फॉर ए हो जाएगा जो कि रेस्ट में है, ठीक है ना। और मान लेते हैं इसकी स्पीड v जो है वो 0.6 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट c की, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को करते हैं, तो फॉर्मूला होना चाहिए टाउ अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 बाई √1 माइनस 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36 सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.64। 0.64, और 0.64 का रूट हो जाता है 0.8, है ना, जो कि नोन है इसीलिए वो वैल्यू ली है, तो 0.8, ठीक है। यानी कि 0.8 इसको सॉल्व कर ले कितना आ जाएगा, 0 बढ़ा लेते हैं, तो सॉल्व करके कितना आएगा ये
बोलो। 12 पॉइंट समथिंग है। अच्छा 12.7, 12.5 12 पॉइंट, 12.5 है। चलो 12.5 12.5 ईयर्स। है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट। ठीक, तो ये रिजल्ट आया। ठीक है, यानी कि जब वो वापस आया 10 साल बाद, ठीक है, तो ए के लिए जो टाइम बीत गया था वो 12.5 यानी 2.5 साल एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये कहेगा, ए कहेगा कि हम मतलब बूढ़े हो गए और तुम 10 साल मतलब 2.5 साल तुमसे, तुम हमसे जो है यंग। क्लियर है। हाँ। हम्म। अब पैराडॉक्स यहाँ पे होता है कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि बी मूव करके गया, हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी जो है ना वो रेस्ट पे है। ठीक है, और जो प्लानेट अर्थ है वो जब बी आगे गया तो बी एक्चुअल में आगे नहीं गया, प्लानेट अर्थ पीछे गया 20 फीट से 0.6 और फिर जब बी इधर आया होगा तो प्लानेट अर्थ वापस आ गया होगा 0.6 स्पीड से। बोलो भाई, रेस्ट एंड मोशन क्या है? रेस्ट एंड मोशन तो डिपेंड करता है ना ऑब्जर्वर पे। जब तुम ट्रेन पे बैठे हो तो क्योंकि तुम जानते हो ट्रेन चल रही है, इसीलिए तुमको लगता है कि सामने कोई जो है स्टेशन है, तो वो तो ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रही है। ठीक है ना। लेकिन हम ऐसा भी तो कहते हैं देखो स्टेशन आ रहा है, कहते नहीं स्टेशन आ रहा है, स्टेशन आ रहा है मतलब हम रुके हुए, स्टेशन हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, और ए जो कि मोशन में है, वो पीछे गया और फिर वापस से आ गया। बोलो। अब क्योंकि बी रेस्ट पे है, ठीक है। अच्छा देखो, बी के लिए जो टाइम बीता था वो 10 ही साल था, यानी यहाँ पे जो डेल्टा, देखो अब फिर से ये फॉर्मूला लगाएं डेल्टा। तो अगर फॉर ए इन मोशन, अगर हम ये मान के चले कि ए मोशन में है, क्योंकि मोशन रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, चाहे हम किसी को भी मोशन माने रिजल्ट सेम आना चाहिए। बोलो, आना चाहिए नहीं? तो अगर हम ए को मोशन में मान के चल रहे हैं, बी को रेस्ट में मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए बताओ? और डेल्टा टी क्या होना चाहिए? मतलब देखो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम टाउ अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c²। ठीक है, तो सेकंड केस में प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए और डेल्टा टी क्या होना चाहिए, ये बताओ। टी 10 ही मान के चलेंगे, टाउ 10 ही मान के चलेंगे। टाउ 10 मान के चलेंगे? मानना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब 12.5 मानोगे तब ना वही आंसर आ जाएगा। नहीं, देखो इस केस में क्योंकि ये रेस्ट में है, ठीक है, और अब जो ये रेस्ट में है और टाउ क्या होता है? प्रॉपर टाइम। अब ये जो आदमी जो ए पे है, जो प्लानेट पे है, क्योंकि प्लानेट वाला इंसान मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस बी के लिए, इस प्लानेट के लिए पे जो क्लॉक होगी वो तो मूव कर रही है ना। बोलो। हाँ। तो बी का जो टाइम है वो प्रॉपर टाइम नहीं होगा, अच्छा, ए वाला प्रॉपर टाइम। ए का टाइम प्रॉपर टाइम होगा। क्यों? क्योंकि ए के लिए जो क्लॉक मूव कर रही है वो ए के साथ मूव कर रही है, ए के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, बी के रिस्पेक्ट में नहीं है। वो ठीक है, तो तब 12.5 लेंगे तब ना सॉल्व नहीं होगा। नहीं, तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें बी के लिए यानी यहाँ पे जो प्रॉपर टाइम होगा वो हमें नहीं पता है, और जो रेस्ट में ऑब्जर्व कर रहा है इंसान, देखो यहाँ पे ए रेस्ट में ऑब्जर्व वो कर रहा था, हमको वो टाइम पता मैंने है, निकाला, हाँ। और यहाँ पे जो ये बी जो रेस्ट में ऑब्जर्व कर रहा है, अपने आप को रेस्ट मान रहा है ना, उसके लिए जो टाइम है वो हमारा कितना है? वो तो 10 ईयर है। 10। क्लियर है। अब फिर से हम निकालें प्रॉपर टाइम, तो अब प्रॉपर टाइम निकालना है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टाउ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी इंटू अंडर रूट 1 - v² / c²। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी है हमारा 10, 10 और इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके 0.8। 0.8, यानी ये जो टाइम आएगा वो सिर्फ 8 ईयर्स का होगा। ठीक है ना। तो ए कहेगा, तो बी क्या कहेगा? बी कहेगा कि हम मोशन में नहीं थे, तुम मोशन में थे, और इसीलिए तुम हमसे 2 साल यंगर हो। ठीक है, यानी कि हम 2 साल तुमसे बूढ़े हैं। तो बी कह रहा है कि तुम 2 साल हमसे यंगर हो, और ए कह रहा है कि तुम 2.5 साल हमसे यंगर हो। ठीक है, तो दोनों में से कौन सही है? यही पैराडॉक्स। ठीक है ना। मतलब पैराडॉक्स तब देखो, अगर हमारे पास किसी चीज का रिजल्ट है तो हम उसे पैराडॉक्स थोड़ी ना कहते हैं। पैराडॉक्स तो तभी कहते हैं ना जब किसी चीज का रिजल्ट नहीं होता है। कंट्राडिक्टरी हो। हाँ, कंट्राडिक्टरी हो, तो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी सॉल्यूशंस है। ठीक है, इसीलिए ये पैराडॉक्स है। अब इस पैराडॉक्स का आंसर देना है, सोचो बताओ। तो देखो इसका आंसर ये है, इसका आंसर एक्चुअल में ऐसा है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इसका आंसर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए इसकी पैराडॉक्स बन गया तो पैराडॉक्स ही अब कहलाता है। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन इसे स्टिल हम पैराडॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इसका आंसर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है, इसको हम समझते हैं।
देखो एक्चुअल में हुआ ये कि जब ये इधर गया है ना, और फिर जब वापस आया, तो बताओ इसने अपनी वेलोसिटी में चेंज नहीं किया भाई। यही तो मैं जा बता। नहीं, यही तुम नहीं बता रहे, ध्यान से सुनो। तुम जब बोल ये रहे थे गया, ठीक है। ठीक है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, और जब वापस हुआ होगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है मोमेंटरली। ठीक है, अगर हम ये मान के चले, वैसे तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी रॉकेट जाएगा तो जब वो वापस आएगा तो धीरे धीरे वो स्लो डाउन होगा, फिर टर्न करेगा, फिर स्लो अप, स्पीड अप होगा, तब वापस आएगा। ठीक है, हम्म। तो लेकिन फिर भी अगर हम थ्योरेटिकली मान लें कि ये सडन चेंज भी कर रहा है, तब भी सडन चेंज में एक एक्सेलेरेशन क्रिएट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हाँ जो ई मतलब इसका जो फ्रेम है वो इनर्शियल नहीं रहेगा उस समय जब यहाँ पे रोटेशन होगा या टर्न होगा। सेम हाँ इस नॉन केस में भी यही होगा। ठीक है ना, तो वो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा ना, वहां पे फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं लगेगी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगेगी। ठीक है ना, और उस हिसाब से जब जब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसीडर करेंगे यहाँ पे टर्न में, ठीक है, तो ये जो रिजल्ट दूसरा वाला डिफरेंट आ रहा है ये नहीं आएगा, फिर ये रिजल्ट घूम फिर के यही आ जाएगा। मतलब ये हम ये कहना चाह रहे हैं, इसीलिए बीएससी की जो बुक्स हैं उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, और इसमें न्यूमेरिकल भी आता है और आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है ना, मतलब सही आंसर ये है कि ए जो है ओल्डर होगा और बी यंगर होगा। ठीक, लेकिन ये जो आंसर है ना ये अधूरा है। मतलब यहाँ पे आपको आपसे एक बात छुपाई गई है कि इसमें एक पैराडॉक्स छुपा हुआ है, जिस पैराडॉक्स का जो आंसर है, भले ये सही आंसर है, लेकिन इस पैराडॉक्स को मतलब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, बस हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे चेंज आ रहा होगा, एक्सेलेरेशन क्रिएट हो रहा होगा, यहाँ पे फ्रेम नॉन इनर्शियल रहेगा। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम यहाँ पे कैसे ले लेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लियर है बात? तो इसीलिए ये पैराडॉक्स बन गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। ठीक है, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर लगाओगे तो ये दोनों ही आंसर सही होने चाहिए। ये दोनों ही आंसर क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, और दोनों आंसर अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए ये पैराडॉक्स है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके, तो आज हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को देखा कैसे काम करता है, और टाइम डायलेशन। ठीक है, टाइम डायलेशन में जो ट्विन पैराडॉक्स है उसमें, अच्छा ट्विन पैराडॉक्स में इस पैराडॉक्सियल रिजल्ट को सिर्फ समझने के लिए, हमने समझाने के लिए बताया कि पैराडॉक्स क्यों कहलाता है। मेन आपका रिजल्ट यही है, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो इसी से सॉल्व होगा। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान रखना कि ट्विन पैराडॉक्स में ट्विन पैराडॉक्स हो या टाइम डायलेशन हो, टाइम डायलेशन में प्रॉपर टाइम किसका है, इस चीज का ध्यान रखना। प्रॉपर टाइम वो टाइम है जो रेस्ट में होकर, मतलब रेस्ट में होने का मतलब यहाँ पे है कि जिसके लिए क्लॉक रेस्ट में है, यानी कि जो मूविंग टाइम है वो हमारा प्रॉपर टाइम है। मूविंग क्लॉक का जो टाइम है मूविंग फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर के लिए वो प्रॉपर टाइम है, जबकि उसी मूविंग क्लॉक का जब टाइम हम ऑब्जर्व करेंगे रेस्ट फ्रेम से तो वो डायलेटेड ऑब्जर्व होगा। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर टाइम की कहानी है, और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और जो भी आगे के टॉपिक है वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।